Hello, Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will discuss about the pharmacokinetic of a drug. So let's start today's lecture. But before that, please like, share, and subscribe my channel. So here is our today's lecture. Yeah. So in today's lecture, we will be able to learn the perspectives of pharmacokinetic, absorption, distribution, metabolism, and elimination of drugs and factors affecting them. So let's start with the pharmacokinetic overview. Okay, pharmacokinetic is divided into three parts: absorption, distribution, and excretion. In absorption, the drug entered in your body in different dosage forms like oral dosage form, liquid dosage form, and it releases in drug in solution. Then drug transform into a free drug form. Then biotransformation take place, which converts the drug into metabolites, and these metabolites excretes from urine, bile, feces, sweats, and saliva. Okay, now if any constituent of your drug is to store in your tissue, then it must bound to the proteins present in your body, and it will store in your tissues. And now we have absorption of drugs. बेसिकली जो हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो किस चीजों पे डिपेंड करती है। ज्यादातर वो जो डिपेंड करती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने किस साइट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, और ड्रग का खुद का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब साइट कैसे अफेक्ट करती है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ड्रग आप पेरेंट्रल रूट से देते हो तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, जबकि आप ओरल रूट से देते हो तो वो पार्शियली एब्जॉर्ब होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिपेंड करते हैं, कितनी ज्यादा एसिडिक है, कितनी ज्यादा बेसिक है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, ये सारी चीजें जो है उसके एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म किन किन तरीकों किस किस तरीकों से एब्जॉर्प्शन हो सकती है आपकी ड्रग की। बाय द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इन तरीकों से आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ये तरीके हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ वी आर हैविंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जो इन्फ्लुएंस करता है, जो ज्यादातर उन ड्रग्स पे इन्फ्लुएंस करता है जो ड्रग्स हम ओरल रूट के जरिए देते हैं, वो है पीएच। ठीक है, आपको पता है कि आपके स्टमक की पीएच एसिडिक है, और जो ज्यादातर ड्रग्स होती है वो वीक एसिडिक या वीक बेसिक होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एसिडिक ड्रग है जिसको हम डोनेट करें HA से, ठीक है, वो अपना एक प्रोटॉन रिलीज करेगी H+ आयन की फॉर्म में, ठीक है, और एक चार्ज्ड आयन A- की फॉर्म में वो रिलीज कर रही है, ठीक है। क्या क्या रिलीज कर रही है, एक H+ प्रोटॉन और एक A- आयन, ठीक है। अब वीक बेस है हमारे पास, वीक बेस को हमने डिनोट किया है BH+ से, ठीक है। अब ये भी हमारे पास जो है वो H+ आयन रिलीज करेगी। इसके साथ साथ जो है, जो इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो यूजुअली चार्ज्ड होती है, ठीक है, और लॉस प्रोटॉन को लॉस करेगी, ठीक है, किस फॉर्म में, बी की फॉर्म में, ठीक है, जो कि हमारे पास अनचार्ज्ड बेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एसिडिक ड्रग से A- आयन आया है वो चार्ज्ड है, और जो बेसिक ड्रग से हमारे पास बी आया है वो हमारे पास अनचार्ज्ड बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ड्रग्स जो होती है वो अनचार्ज होती है, वो इजीली हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है। मेम्ब्रेन किस क्यों क्रॉस कर लेती है, क्योंकि जो ज्यादातर हमारी मेम्ब्रेन्स है वो हमारे पास पोलर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, नॉन पोलर मेम्ब्रेन्स है, सॉरी। तो नॉन पोलर मेम्ब्रेन से जो अनचार्ज आयन होते हैं वही इजीली पास हो सकते हैं। तो अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो उसका जो है A- आयन, क्योंकि वो चार्ज है, वो जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है जो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। और जो हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली हम pKa से डिटरमाइन करते हैं। pKa किया है कि कितने ताकत के साथ जो है वो आपकी ड्रग H+ आयन या प्रोटॉन के साथ जो है वो बाउंड की हुई है, ठीक है। अगर आपकी pKa जो लोअर है
तो उसका मतलब है कि आपकी ड्रग एसिडिक है, और अगर पीके ज्यादा है तो उसका मतलब कि आपकी ड्रग बेसिक है। ठीक है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम है, कि मतलब आपकी बॉडी, आपकी ड्रग जो है वो बॉडी में किस किस जगह इक्वली पूरी बॉडी में डिवाइड हुई है या नहीं, और ब्लड में एंटर हुई है या नहीं, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की कितनी लिपिड सॉल्युबिलिटी है। अगर ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी तो वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी और टिश्यू में एंटर कर सकेगी। ठीक है। अगर हमारे पास जो है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइड। ठीक है। अब ये ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन साइड है, अगर उसका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ड्रग जो है वो इजीली ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटेस्टाइन का पार्ट देखें तो उसमें जो है वो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ड्रग जो है वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। बात अगर आप स्टमक में देखे जाए तो स्टमक में ब्लड फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, और जो है वो एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसी तरीके से अगर आप जबान के नीचे वाला हिस्सा देखें तो वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, तो वहां से ड्रग जो है, जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स है जो हम जबान के नीचे फॉर एंजाइना के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर जो है वो ड्रग इजीली और बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो शॉक की कंडीशन होती है, जिसमें आपकी जो है वो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और क्यूटेनियस टिश्यूज, मतलब जो आपके टिश्यूज हैं उन तक जो है वो ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इस सिचुएशन में जो है वो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, और देयर बाय मिनिमाइजिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एससी एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जब आप उसको सब क्यूटेनियस पाथ से एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो जो है क्यूटेनियस टिश्यू में अच्छा नहीं है, और आप वहीं से अगर ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया, ऑब्वियसली आपका टोटल सरफेस एरिया अगर बड़ा है, ठीक है, मतलब आपके पास एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बड़ा है, तो आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली अच्छी होगी। ठीक है। जैसे कि हमारे पास माइक्रोविलाई की बात करें, इंटेस्टाइन में हमारे पास माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो ब्रश बॉड, जैसे आपका ब्रश जो आप हेयर ब्रश यूज करते हैं उसकी तरह वो होते हैं, और उसमें जो है वो ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छा होता है, और उसका जो है वो ये जो माइक्रोविलाई की वजह से जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से एब्सॉर्प्शन बहुत एफिशिएंटली हो पाती है। अब कांटेक्ट टाइम जो है वो भी इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है। कि आपका एब्जॉर्प्शन सरफेस के साथ कांटेक्ट टाइम कितना है। ठीक है। अगर जो है वो ड्रग बहुत जल्दी से आपके जीआई ट्रैक्ट से रिलीज हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको डायरिया है, ठीक है, या वॉमिटिंग है, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपकी ड्रग में से ड्रग जो है वो आपकी प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह से भी आपका जो है वो एब्सॉर्प्शन कम होगी। ठीक है। जबकि अगर जो है वो ड्रग ज्यादा टाइम रह रही है, ठीक है, और उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रही है, तो इसका मतलब है कि ड्रग जो है वो आपकी अच्छे से इफेक्ट आपकी बॉडी में देगी। Parasympathetic input increases the rate of gastric emptying, whereas sympathetic input as well as anticholinergic delays gastric emptying. Also, the presence of food in the stomach both dilutes the drug and slows the gastric emptying. Therefore, a drug taken with a meal is generally absorbed more slowly. ठीक है। अच्छा, अब किन किन चीजों की वजह से जो है वो ड्रग के जो है आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जल्दी आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम हो जाता है, और किस किस वजह से जो आपकी ड्रग अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जब हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी जब रेस्ट में होती है, तो आपके पास जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज हो जाता है, मतलब आप जो है वो बॉडी में से जल्दी जल्दी आपका जो गैस्ट्रिक पार्ट है उसमें से कंटेंट जो है वो जल्दी से एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है। तो आपकी ड्रग उसमें रह नहीं पाएगी, आपकी ड्रग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। जबकि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है, या आप कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास डाइसाइक्लोमाइन एग्जाम्पल दी हुई है,
तो वो क्या करेगी, वो आपका डिले कर देगी गैस्ट्रिक एम्पटी, ठीक है। तो जब आपकी ड्रग को कांटेक्ट टाइम जो है सरफेस के साथ वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप खाने के साथ दवाई ले रहे हो तो ऑब्वियसली खाना जो है वो आपकी दवाई को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो जब भी हम खाने के साथ जो दवाई लेते हैं तो विद अ मील जनरली एब्सॉर्ब मोर स्लोली, ठीक है। तो आपकी जो ड्रग जो है वो मोर स्लोली जो है वो एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये जो है वो हमने पढ़ा कि किस तरीके से कांटेक्ट टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट आता है। अब हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ ई ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में। अब जहां जहां वो प्रेजेंट है वहां वहां उनके फंक्शंस क्या हम देखते हैं। अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास किडनी में प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहे हैं कि ड्रग को जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा रहे हैं, सही है। किडनी में पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ड्रग को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा रहे हैं। प्लासेंटा में क्या कर रहे हैं कि वो जो है बेबी से मतलब फीटस से आपका जो है वो ड्रग का एक्सपोजर कम करवा रहे हैं, ठीक है। और ड्रग को वापस मैटरनल ब्लड में एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या कर रहे हैं कि वो ड्रग को इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में एंटर करवा रहे हैं और ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम करवा रहे हैं। ब्रेन की कैपिलरीज में क्या करा रहे हैं कि ड्रग को ब्लड में वापस फेंक रहे हैं, ठीक है। और ड्रग को जो है वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा ब्रेन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ग्लाइकोप्रोटीन जहां जहां मौजूद है वहां वहां वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम करवा रहे हैं। तो इस वजह से जहां 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 पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्सप्रेस हुए हुए जहाँ जहाँ पी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है वहां वहां ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। बायो अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली बायो अवेलेबिलिटी में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है फार्माकोलॉजी में। तो बायो अवेलेबिलिटी ये होता है कि कितने परसेंट जो है वो ड्रग आपके ब्लड में एंटर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 mg ड्रग की जो है वो एडमिनिस्टर की है ओरली, तो 70 mg जो है वो एब्जॉर्ब होगी अनचेंज, मतलब 70 mg जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होगी। तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो उसकी 70% होगी। जबकि अगर आप पेरेंट्रल रूट के थ्रू दोगे तो 100 mg अगर आप एंटर कर रहे हो तो 100 mg ही जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइनिंग बायो अवेलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेज और नॉन इंट्रावीनस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कोई ड्रग जो है वो नॉन इंट्रावीनस रूट से दे रहे हो तो आपके पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि भाई जिस चीज के लिए जिस काम के लिए मैं ये ड्रग दे रहा हूँ वो आया वहां पर पहुंच भी रही है या नहीं, ठीक है। और जिस कंडीशन में पहुंचनी चाहिए वहां पर पहुंच भी रही है या नहीं, ठीक है। तो जिस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है एज वेल एज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी। रूट अफेक्ट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बायोअवेलेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। दिस विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Till then, stay tuned, stay happy, stay healthy, and keep supporting me. Allah Hafiz.